Good evening, class. Am I audible and visible to you clearly? Hope all of you are doing great. And is there any doubt from the previous sessions that we completed on strengthening and weakening? Is the sheet visible to you? Yes, ma'am. Okay, great. So we almost completed this sheet, but couldn't complete only 2 questions. So our approach of today's class will be that we'll try to solve the remaining question of this particular sheet number 6. Then we'll move on to sheet number 7 and try to solve all the questions. In between, I'll give certain questions to you as homework, which will test your progress कि कितना समझ आया है strengthening weakening का concept, because those are slightly easy and I would say moderate level questions. ठीक है? Also, sheet number 7 particularly, it contains questions जिसके passages थोड़ी छोटे हैं, not of very big length, but वो ऐसे questions हैं जिसके options confusing हैं, ठीक है? अभी तक के जितने भी अपन ने strengthening weakening के questions किए थे, भले उसमें passages काफी lengthy थे, लेकिन उसमें हो क्या रहा था कि डायरेक्ट अपन एलिमिनेट कर पा रहे थे, ठीक है? 5 ऑप्शंस में से अपन 4 एलिमिनेट कर ले रहे थे और एक अपन को सही आंसर मिल जा रहा था. बट पर्टिकुलरली शीट 7 में मैंने इंटेंशनली ऐसे क्वेश्चंस डाले हैं जो एक तरह से कंक्लूडिंग सेशन भी होगा अपना स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग का, प्लस वो ऐसा क्वेश्चंस तुम्हें प्रोवाइड करेंगे जिसमें अगर तुम्हें दो ऑप्शंस में से तुम्हें एक एलिमिनेट करके एक फाइनल आंसर तक पहुंचना है, तो वो कैसे करने हैं, वो सारे क्वेश्चंस हैं उसमें, ठीक है? सो शैल वी स्टार्ट? ओके, so particularly I went through question number 8 of the sheet and I think it is fairly doable, so treat question number 8 of the sheet as homework and we'll directly move on to question number 10. ठीक है? Question number 10, this passage we have already gone through while solving the sheet of assumptions. Question number 10 जो लोग ने अटेंड नहीं की थी क्लास उनके लिए इसका ब्रीफ क्रक्स ये है इस पैसेज का कि कैसे इंडिया की जो हिस्ट्री है उसने रोल प्ले किया है उस इंडिया का इंटरनेशनल स्टेटस बनाने में, ठीक है? सिर्फ कोल्ड वॉर के बाद के सर्कमस्टांसेस ही इंडिया का स्टेटस डिफाइन नहीं करते, उसकी हिस्ट्री भी बहुत हद तक डिफाइन करती है. कैसे ऑथर एक आर्ग्यूमेंट देता है कि इतने सारे ट्रेड में इतनी सारी हर जगह से इंडिया को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, उसको एक अपना स्टैचर नहीं मिल रहा था, लेकिन तो भी इंडिया के जो डेलीगेट्स थे, इंडिया के जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे, सबने मिलके अपनी इम्पोर्टेंट पोजीशन को एस्टैब्लिश किया सारी दुनिया के सामने, ठीक है? सिर्फ ये नहीं, जहां जहां पे भी जरूरत पड़ी इंडिया ने अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस बनाने के लिए एक छोटे छोटे स्टेप्स लिए हैं और यही एक रीजन था कि पहले वो लीग ऑफ नेशंस के फाउंडर कंट्री में से एक था और लेटर स्टेज पे यूनाइटेड नेशंस का भी वो मेंबर बना, ठीक है? आई होप ये वाला पैसेज तुम्हें याद आ गया होगा. इज इट क्लियर? सो क्विकली वील डू द सेम प्रोसेस के चैट बॉक्स में अपने आंसर्स डालते जाना and simultaneously we'll solve the question. This question particularly is of strengthening. It says which of the following strengthens the author's argument. अब हमें क्रक्स समझ आ गया है, ठीक है? पैसेज का क्रक्स यही कहता है कि कैसे इंडिया ने छोटे छोटे स्टेप्स लिए हैं अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस बनाने में, ठीक है? और कभी भी वो हेसिटेंट नहीं रहा है, जब भी जरूरत पड़ी है उसने इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं, चाहे वो डेलीगेट्स ने इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हो या अपनी डिमांड पूरी करवाने में इंडिया को स्टेप लेने पड़े हो, ठीक है? So moving on to options quickly. Option A, some Indian delegates were in high demand to chair different meetings because of their inherent quality. अब guys ये वाला ऑप्शन देखना, तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये चीज तो डायरेक्टली तुम्हें पैसेज में कह रहा था ऑथर क्लियरली ये चीज बताया था कि जिस फेयरनेस के साथ और जिस क्लैरिटी के साथ इंडियन डेलीगेट्स काम करते थे, इसलिए जो मीटिंग्स होती थी, ठीक है, उसमें उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता था. दूसरी कंट्रीज डिमांड करती थी कि कैसे
अपने इंडियन डेलीगेट्स आए ताकि वो एक फेयर डिसीजन दे पाए मीटिंग में, ठीक है, अपना फेयर ओपिनियन रख पाए, ठीक है। वही चीज कहीं ना कहीं ऑप्शन ए में भी बोली जा रही है, लेकिन उसको क्या बोल रहा है ऑथर कि ये इनहेरेंट क्वालिटीज हैं, मतलब ये ऑलरेडी उन इंडियन डेलीगेट्स में वो क्वालिटीज थी, इस कारण से उनको डिफरेंट मीटिंग्स में बैठने के लिए बुलाया जाता था। पर क्या ये हमारे क्रक्स को स्ट्रेंथन कर पा रहा है? नहीं। कैसे नहीं कर रहा है? क्रक्स इंडिया एज अ होल, कंट्री एज अ होल का रोल बता रहा है। इसमें सिर्फ इंडियन डेलीगेट्स की इनहेरेंट क्वालिटीज के बारे में बात की गई है, जो कि सिर्फ एक पॉइंट है हमारे पैसेज का। इसलिए ये बहुत क्लोज ऑप्शन था अपने एकदम क्लियर आंसर से, ठीक है। तो इसमें एक कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई ये तो ऑलरेडी हमारे पैसेज में दिया हुआ है, ये डायरेक्ट चीज लिखी हुई है, तो ये स्ट्रेंथन क्यों नहीं कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हें समझ आ गया होगा कि कैसे बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट आ सकती है तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हें पूरा कंक्लूजन निकालना है पैसेज का, और उसके बाद समझना है कि क्रक्स को स्ट्रेंथन कौन कहता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए अपन यहाँ पे एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन बी, हिस्ट्री मेनली मॉडिफाइड द वे इंडिया स्टूड अमंग्स द टॉप प्लेयर्स फॉर एन एंट्री इन द यूनाइटेड नेशंस। अब देखना, पहली लाइन में ही ऑथर क्या बोल रहा है कि India's role on the international stage was molded by history rather than by the pomp and circumstances of war. क्लियरली यहाँ भी हिस्ट्री पे फोकस किया गया है, इंडिया की हिस्ट्री कैसे रोल प्ले की थी वो फोकस किया गया है, लेकिन क्या इसमें बाकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको इंक्लूड किया गया? नहीं, ठीक है। क्लियर हो रहा है ये चीज कि ऑप्शन बी ये भी क्लोज ऑप्शन था, पर नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ हिस्ट्री पे फोकस कर रहा है। ये सारी चीजें जो अपन ने बाकी पैसेज में पढ़ी थी, आगे पैसेज में पढ़ी थी कि भाई कैसे इंडिया ने कभी कोई भी हेजिटेशन शो नहीं की, कैसे अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस जब जहां भी जरूरत पड़ी शो करने की वो चीज शो की, कैसे इंडियन डेलीगेट्स ने वो किया, ये सारी जो बाकी क्रक्स वाले पॉइंट थे वो पॉइंट बी मेंशन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी भी अपन एलिमिनेट करेंगे। बहुत लोगों का आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी था। आई क्लियरली अंडरस्टैंड कि क्यों लगा होगा ऑप्शन बी, लेकिन अपन इस तरह से इसको एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। मूविंग ऑन टू ऑप्शन डी, India's baby steps were not enough to gain entry in the United Nations, but it required a major leap. अब हमने assumption में यही चीज पढ़ी थी। इसका assumption क्या था कि छोटे छोटे स्टेप्स ने ही काम किया है इंडिया को यूनाइटेड नेशंस में एंट्री दिलाने के लिए, ठीक है। assumption क्या होता है? अब हर चीज को लिंक करके आना, पुराने अपने सारे सेशंस अभी अपने लिंक होंगे, ठीक है। प्रीवियस सेशन में अपन ने पढ़ा था जो assumption होता है वो हिडन इंटेंट होता है ऑथर का, ठीक है। ऑथर जो भी आर्ग्यूमेंट देना चाह रहा होता है उसके पीछे का उसकी सोच, उसका हिडन इंटेंट assumption होता है, ठीक। assumption क्या निकल रहा था इस पैसेज का? वैलिड assumption क्या था कि छोटे छोटे स्टेप्स ने कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक। यहाँ तो उसने एकदम उल्टी बात की है, ठीक है, कि क्या इंडिया के जो बेबी स्टेप्स, जो छोटे छोटे स्टेप्स थे, उसने कहीं से भी रोल प्ले नहीं किया है, ठीक है। तो अपन ऑप्शन डी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू ऑप्शन सी, which is the correct answer of question number 10. It says, during the days of league, when India's interests were affected, such as in matters of trade or the position of India overseas, the Indian delegation did not hesitate to make known its independent position for what it was worth. क्या ये पॉइंट क्लियर है? ये सारा जो क्रक्स था पैसेज का उसको ये अच्छे तरह से कंक्लूड कर रहा है। यहाँ पे एक तरह से एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट, एक सपोर्टिव पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर रहा है, ठीक है। सपोर्टिव पॉइंट यहाँ का इसका क्या है कि जब बहुत कठिनाइयों से भी इंडिया गुजर रहा था, जहाँ ट्रेड पे बहुत उसके इंटरेस्ट को देखा नहीं जा रहा था या ओवरसीज के उसके इंटरेस्ट को देखा नहीं जा रहा था, तो क्या कर रहा था इंडियन डेलीगेशन ने? एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड ली, एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग रखी अपनी, ठीक है। इज इट क्लियर व्हाई ऑप्शन सी इज द बेस्ट स्ट्रेंथनिंग आर्ग्यूमेंट ऑफ द ऑथर?
क्लियर है? मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट शीट. इज इट विजिबल गाइस? ओके ग्रेट. अच्छा, अब इसको अपन लास्ट क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. ठीक है, इंटेंशनली ऐसा कर रहे हैं क्योंकि जो लास्ट के पैसेजेस हैं वो अपन ने ऑलरेडी एक बार रीड किए हुए हैं, तो उसका जो अपन को बेसिक अजम्पशन या कंक्लूजन है वो अपन को पता है. ठीक है, कि ऑथर का इंटेंशन क्या है. क्वेश्चन नंबर 13 जो इसका पैसेज है, इट्स मोर ओवर लाइक जितना आसान स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं उतना ही आसान सा ये पैसेज भी है. ठीक है, अगर तुम इसको रीड करके एक बार में समझ पा रहे हो तो तुम्हें ये अच्छे से समझ जाना चाहिए कि तुम एक बहुत अच्छी फुटिंग पे हो अब. ठीक है, कि जहां तुम्हें अजम्पशन के क्वेश्चंस तो समझ आते ही हैं, साथ साथ में स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग भी तुम्हारा स्ट्रांग हो चुका है. ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है अपना, अपन को क्वेश्चन समझना चाहिए, अपन उसे एनालाइज कर पाए, उसको समझ पाए. ठीक है, उसके बाद ही तो अपन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बढ़ेंगे. ठीक है, तो ये क्लियर है तुम्हें? अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13. सेम अप्रोच, आंसर्स अपने डालते जाओ. क्वेश्चन सेज कि जब जब इंसान को कोई भी जरूरत होती है, कोई उसकी नीड्स या नेसेसिटीज होती हैं, तो वो क्या करता है, एक नई चीज को इन्वेंट करता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे इवोल्यूशन आया, इंसानों को पता चला कि उसे खाने की जरूरत है, या फॉर एग्जाम्पल उसको बहुत दूर की जब डिस्टेंस कवर करनी होती है तो वो बार बार हर जगह चल के नहीं जा सकता, अगर एक कम समय में उसे चलना हो. उसने किसका इन्वेंशन किया? व्हील का इन्वेंशन किया. ठीक है, जैसे ही व्हील का इन्वेंशन हुआ तो उसको रियलाइज हुआ कि भाई अब जो लार्जेस्ट डिस्टेंस थी वो भी अपन कैसे कवर कर सकते हैं, बहुत ही शॉर्ट पीरियड में भी कवर कर सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे समझना, वही बस इतनी सिंपल सी बात को ऑथर ने कुछ एग्जाम्पल्स के साथ एक तरह से नरेट किया है कि जब जब मैनकाइंड की या ह्यूमन की नीड्स या नेसेसिटीज होती हैं तब. ओके, सो आई कुड सी दी आंसर्स. ग्रेट गाइस, आंसर सही है. तब तक इन्वेंशन होता है. ठीक है, इन्वेंशन क्यों, अब इसी को उल्टे सेंटेंस में अगर समझें, इन्वेंशन क्यों होता है? क्योंकि इंसान को कोई ना कोई जरूरत होती है. ठीक है, अब ऑथर एक अलग सा स्टेटमेंट दे रहा है, इससे लिंक करते हुए इसको रीजन बता रहा है. ठीक है, फिर वो आंसर, फिर उसको एक कंक्लूजन वाला स्टेटमेंट दे रहा है कि भाई जो भगवान है, जो गॉड है, वो भी बहुत सारे पर्पसेस सर्व करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो हमारे एनिमीज से प्रोटेक्शन दे रहे हैं, या एक तरह से जो रीजन है, जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि भाई ओरिजिन कैसे हुआ मैनकाइंड का. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ओरिजिन पहली बार में कैसे हुआ. ठीक है, या फायर, विंड लाइफ, ये जो सारे फिनोमिनाज हैं वो क्यों है अपने दुनिया में, इसका रीजन मैनकाइंड किसको बताता है, ह्यूमन किसको बताते हैं? बहुत क्लियर है, भगवान को रीजन मानते हैं, बहुत लोग मानते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अथीस्ट पीपल, जो हो सकता है उनको भरोसा नहीं होता हो. लेकिन ऑथर क्या कह रहा है कि गॉड ने भी ऐसा एक पर्पस सर्व किया है. अब लिंक करना, मैनकाइंड इन्वेंशन करता है अपना कोई ना कोई पर्पस सॉल्व कराने के लिए जो उसको नीड होती है, उसी तरह से गॉड भी पर्पस सॉल्व कर रहे हैं. कैसे? वो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ये सारे जो नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं. ठीक है, इसके बाद ऑथर कंक्लूड क्या कर रहा है कि इसलिए गॉड इज द क्रिएशन बाय ह्यूमंस. ठीक है, और ह्यूमंस ने क्या किया है, गॉड को मल्टीपल तरह के पावर्स, जो इमेजिनरी पावर्स हैं, जो सुपर नेचुरल पावर्स हैं, कि गॉड इज इमॉर्टल, वो कभी मरते नहीं है. ठीक है, या ओमनीसेंस, मतलब हर जगह प्रेजेंट, सॉरी, हर चीज की नॉलेज है. ठीक है, ओमनी प्रेजेंट है, इनविजिबल है. ये सारे सुपर नेचुरल पावर्स हैं, ये हम में तुम में नहीं होते हैं, पर हम मानते हैं कि गॉड में होते हैं. तो अपनी बात को, जो ये सारे जो नेचुरल फिनोमेना है, इसका जब ह्यूमन के पास रीजन नहीं था तो ह्यूमन ने क्या किया, ये इसका सारा, इसका रीजन, ये इसका सारा क्रेडिट किसको दिया? गॉड को. ठीक है, पैसेज समझ आया कि नहीं? क्लियर है? मूविंग ऑन टू आवर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड मोस्ट वीकन द अबव आर्ग्यूमेंट. अब एक चीज समझना, अपन ये लाइन हर जगह पढ़ते आ रहे हैं, अब इसका एम्फेसिस समझना.
जैसे ही कोई क्वेश्चन स्टेम बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू, अगर कोई दी हुई ऑप्शन अगर सच होती है तो वो स्ट्रेंथन करे या वीकन करे, ठीक है। वो ये नहीं बोल रही है कि भाई वो सच ही है, वो ये बोल रही है अगर सच होती है तो कौन सी स्ट्रेंथन कर रही है। तो इस चीज को दिमाग में लाना। हो सकता है कभी ना कभी आगे कोई क्वेश्चन ऐसा फंस जाए जिसमें तुम्हें ये रियलाइज करना पड़े कि हो सकता है वो सही होती ही ना हो। हमें नेचुरल लाइफ में पता है कि वो नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल चीज है, वो कभी सच नहीं हो सकती। लेकिन वो क्या जो ऑथर है वो क्या टर्म यूज कर रहा है, इफ ट्रू, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है कि पॉसिबिलिटी है कि अगर सच हुई तो। मूविंग ऑन टू आवर ऑप्शन, अपन को वीकेंड करना है, ठीक है। ट्रक से समझ आ गया होगा कि गॉड को रीजन ठहराया है ह्यूमन ने अपनी नीड्स और नेसेसिटीज को एक तरह से पूरा करने के लिए। ऑप्शन ए, gods are often the central figure around which religions are built। अब एक बात समझो, क्या कहीं भी हमने पूरे पैसेज में रिलीजन से लिंक किया क्या? ठीक है, हमें अभी अपने लाइफ में पता है कि भगवान और रिलीजन हम एक मानते हैं, ठीक है। बहुत हद तक एट द बैक ऑफ आवर माइंड इट्स वेरी क्लियर कि जहां पे अपन रिलीजन की बात करेंगे उसको अपन भगवान से लिंक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम मंदिर की बात करोगे, ठीक है, उसमें अगर जो ये इतने समय से इतने सालों से जो फाइट चलती आ रही है हिंदू मुसलमान के बीच, ठीक है, अपन क्यों ये फाइट कर रहे हैं? हिंदू रिलीजन एक अलग रिलीजन है जो राम भगवान पे बिलीव करता है, मुसलमान इस्लाम पे बिलीव करते हैं, ठीक है, अल्लाह पे बिलीव करते हैं। रिलीजन को वो अपने अपने गॉड से लिंक करते हैं, ये अपन को रियल लाइफ में पता है। बट क्या ऑथर ऐसा कुछ बोल रहा है? नहीं। तो ऑप्शन ए तो भाई सीधे एलिमिनेट कर दो, ठीक है। ये कोई लिंक ही नहीं बना रहा है। जब कोई चीज लिंक ही नहीं बनाएगी तो वो क्या स्ट्रेंथन करेगी और क्या वीकन करेगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी, man has invented philosophy and logic, both of which can be used to justify or deny the existence of God. In any way, are we doubting the existence of God? भाई हम ये बात कर रहे हैं कि क्या कि गॉड एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, ये हमारा कहीं से भी कंटेंशन या ऑथर का आर्ग्यूमेंट है? नहीं। वो तो ये बताया है कि गॉड इन्वेंशन, मतलब गॉड को ह्यूमन ने इन्वेंट किया है कि नहीं किया है, ठीक है। गॉड का एग्जिस्टेंस के बारे में अपन ये फिलॉसफी से उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। तो ये भी एक तरह से लिंक नहीं बता रहा है। एक रीजन डेफिनेटली देने की कोशिश कर रहा है लेकिन डायरेक्ट लिंक नहीं बैठा रहा है। ऑप्शन सी, ऑल दैट एग्जिस्ट्स अराउंड अस केम अबाउट बाय नेचुरल कॉज एंड रैंडम चांस। कहीं ना कहीं ये वीकेंड करने के लिए बहुत हद तक लिंक्ड है पैसेज से। कैसे? पैसेज पूरा इंटेंशन क्या था? नेचुरल प्रोसेस, जो नेचुरल फिनोमिनाज हैं उसका रीजन ऑथर ने क्या समझाया था? गॉड को, गॉड का एग्जिस्टेंस, गॉड का प्रेजेंस या गॉड का क्रिएशन उसने ह्यूमन काइंड पे क्रेडिट दे दिया था। ये वाला पॉइंट ऑप्शन सी वो बोल रहा है कि ये जो सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं, वो रैंडम चांस है, वो गॉड को क्रेडिट नहीं दे रहा है, वो उल्टी बात कर रहा है। लेकिन अब तुम एक चीज समझना, जब अपन बोलेंगे मोस्ट वीकेंड तो मोस्ट वीकेंड अपन कंपेयर करते हुए बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक अलग सा रीजन दे रहा है एग्जिस्टेंस का, बट गॉड रीजन है कि नहीं उसको वो ब्लेटेंटली डिनाई नहीं कर रहा है। वहीं अगर ऑप्शन डी पे आओ जो अपना सही आंसर है, वो है देयर इज नो वे टू प्रूव दैट गॉड इज मैन्स क्रिएशन, ठीक है। ऑथर का कंटेंशन, ऑथर का एडमोनिशन, ऑथर का आर्ग्यूमेंट क्या था कि भाई सारी जो नेचुरल फिनोमिना है उसका रीजन इंसानों ने किसको ठहराया? गॉड को। गॉड को रीजन क्यों ठहराया? क्योंकि भाई नीड्स और नेसेसिटी पूरी करने के लिए इंसान इन्वेंट करता है, क्रिएट करता है, इसलिए इंसानों ने गॉड को क्रिएट किया, मतलब गॉड की एक तो प्रेजेंस क्रिएट की, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लेटेंटली डिनाई कर दिया उस फैक्ट को। और अपन को क्या चाहिए? जो एकदम कॉन्ट्रडिक्ट कर जाए। पहला पैसेज क्या बोल रहा है
कि गॉड इज द रीजन, ठीक है, मैनकाइंड ने गॉड को इस कारणों से बनाया, और डी ऑप्शन कह रहा है देयर इज नो वे टू प्रूव दैट गॉड इज मैन्स क्रिएशन। इज इट क्लियर? क्वेश्चन 12, ये भी अपना पुराना पैसेज है, अपन ने पढ़ा हुआ है कि कैसे ह्यूह और उसके फ्रेंड स्टॉर्म में फंस गए थे, आइस स्टॉर्म में फंस गए थे, और उसके कारण से फ्रॉस्ट बाइट हुई, ठीक है, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर लो होने के कारण ह्यूह को अपने दोनों पैर गंवाने पड़े, और फिर कैसे उसके डिटर्मिनेशन और उसको इतना ज्यादा ये चीज समझ आती थी कि उसके जो आर्टिफिशियल प्रोस्थेटिक लेग्स हैं वो कैसे माउंटेन क्लाइंब करने के लिए यूज नहीं किए जा सकते, तो उसको एक डेडिकेशन था, एक डिटर्मिनेशन था, ठीक है, कि वो एक बेटर प्रोस्थेटिक लेग क्रिएट कर पाए जो माउंटेन्स में भी चढ़ने के काबिल हो, ठीक है, इससे सिर्फ उसका बेनिफिट भी होगा और साथ में बाकी लोगों का भी फ्यूचर में बेनिफिट होगा, ठीक है। So basically this passage was moreover about determination of Hugh to do certain things in life, ठीक है। पैसेज आई होप क्लियर होगा, याद होगा तुम्हें, कोई डाउट तो नहीं है इस पैसेज में, बिकॉज दिस पैसेज वाज स्लाइटली लेंथियर वन। So keep posting your answers. So moving on to our question, it says which of the following strengthens the author's argument, ठीक है, फिर से वही, इसमें अपन को बताना है कि ऑथर का आर्ग्यूमेंट स्ट्रेंथन हो रहा है। ऑथर ने किस इंटेंशन से बताया था, अपन ने अजम्पशन में ही समझ लिया था कि ऑथर का इंटेंशन क्या है भाई, ऑथर का इंटेंशन है कि कैसे अपन ह्यूह की डिटर्मिनेशन प्रूव करें, ठीक है, किस तरह से वो बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड था किसी काम को करने के लिए। मूविंग ऑन फ्रॉम ऑप्शन डी, देन अदर ऑप्शंस। ऑप्शन डी, the decision to go back to school and learn about physics and engineering, क्या ऑथर का जो आर्ग्यूमेंट है वो इससे स्ट्रेंथन हो रहा है? क्या ह्यूह का जो डिसीजन था कि वो स्कूल में जाए और फिजिक्स और इंजीनियरिंग लर्न करे, ये पैसेज बताने की कोशिश कर रहा था? क्या ऑथर अपन से ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि अपन को वापस से स्कूल में जाके फिजिक्स और इंजीनियरिंग लर्न करनी चाहिए? नहीं, ये अपन ने assumption में भी एलिमिनेट किया था। यहाँ पे भी वो ऑथर का आर्ग्यूमेंट स्ट्रेंथन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि भाई ऑथर का इंटेंशन ये था ही नहीं, ठीक है। पूरे पैसेज से अपन को रीड करके ऑलरेडी ये पता चल चुका है कि ये ऑथर का इंटेंशन नहीं है, ठीक है। मूविंग ऑन टू ऑप्शन ए, द ट्रैपिंग of her and a friend in a snowstorm and a frostbite affecting both his legs, क्या ये पूरा क्रक्स है अपने पैसेज का कि कैसे उसका दोस्त वो और उसका दोस्त स्नोस्टॉर्म में फंसे और फ्रॉस्ट बाइट के कारण उन्हें उसे अपने पैर गंवाने पड़े? क्या इतनी सी बात बताने के लिए पूरा कैसे ह्यूहर ने अपनी पढ़ाई की, कैसे उसको रियलाइज हुआ कि उसको जरूरत है एक नई प्रोस्थेटिक लेग की, और कैसे उसे मोटिवेशन आया, ये बात वो बोलता बस अगर इतनी सी बात बतानी थी कि कैसे स्नो स्टॉर्म में वो फंसे थे और फ्रॉस्ट बाइट के कारण ये चीज उनके साथ हुई, ये बताना होता तो एक लाइन ही काफी थी ना, ठीक है। तो ये क्या ऑथर के आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन कर रहा है? नहीं, ठीक है। ऑप्शन बी, अब यहाँ पे देखना, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी आपस में बहुत ऐसा तुम्हें फील होगा कि भाई ऑप्शन बी भी हो सकता है, ऑप्शन सी भी हो सकता है, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर, ये ऐसे वाले इसलिए हम लोग ने इंटेंशनली ऐसे क्वेश्चन चूज किए हैं ताकि तुम्हें ये समझ आए कि अगर लास्ट रिजॉर्ट तुम्हें एक ऑप्शन ही टिक करना है तो कैसे तुम बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन चूज करो। तो ऑप्शन बी देखना, द फेमिलियरिटी ऑफ हर विद द ऑब्स्टिकल्स फेस्ड बाय एम्प्यूटीज, ठीक है। ह्यूहर ने सब कुछ किया, दोबारा से पढ़ाई की, सिर्फ किस लिए की थी? क्योंकि उसे अपनी अपनी दिक्कतें समझ आ गई थी, ठीक है। उसे ये रियलाइज हो गया था कि जो प्रोस्थेटिक लेग है, ठीक है, उसकी हेल्प से वो माउंटेन क्लाइंब तो नहीं कर पा रहा है, जो एग्जिस्टिंग प्रोस्थेटिक लेग था उसके लिए उसको एक नए प्रोस्थेटिक लेग की जरूरत है, ठीक है। कैसे जो परेशानियां उसे जो जैसी परेशानियां एम्पुटीज को हो रही हैं वो उसको रियलाइज हो गई थी, इस कारण से वो बनाना चाह रहा था। बट क्या
कहीं भी, अब इसको तुम एलिमिनेट कर रहे हो, अब समझना क्यों एलिमिनेट कर रहे हो। बट क्या ऐसा कहीं भी पूरे पैसेज में ऑथर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ऑथर ने के ह्यूहर ने पूरी रिसर्च, पूरा मेहनत, हर चीज दूसरों की प्रॉब्लम्स वो समझने के कारण ही की थी? सिर्फ ये रीजन तो नहीं था उसका, उसका पर्सनल रीजन भी था कि कैसे उसको आगे अपनी माउंटेन क्लाइंबिंग कंटिन्यू करनी थी, कैसे उसे अपनी सेल्फ की प्रॉब्लम उसको मिटानी थी। ठीक है, सेल्फ की प्रॉब्लम मिटाने के बाद दूसरों का भला हो जाए तो वो उसे रोक नहीं रहा था, लेकिन सिर्फ ये रीजन नहीं था कि ऑब्स्टिकल जो एम्पिटीज के द्वारा फेस हो रहे हैं वो उसके रियलाइजेशन के कारण वो ऐसा काम कर रहा हो। ठीक है, वो फेमिलियर हो गया था उनके ऑब्स्टिकल से, इसलिए वो इतनी सारी चीजें बात कर रहा हो, वो इतनी सारी डेडिकेशन और मोटिवेशन की बात कर रहा हो। ठीक है, तो ऑप्शन बी लग रहा होगा कि बहुत क्लियर आंसर है, बट नहीं है। ठीक है, इज इट क्लियर? मूविंग ऑन टू आवर करेक्ट ऑप्शन, it is option C, the determination of her to create a better prosthetic leg for himself. हमने पहले क्लियर कर लिया था कि पूरा पैसेज ऑथर का क्या आर्ग्यूमेंट शो करने की कोशिश कर रहा है, डिटर्मिनेशन ऑफ हर। ठीक है, किस तरह से वो डिटर्मिन्ड था, किस तरह से वो डेडिकेटेड था अपने लिए प्रोस्थेटिक लेग बनाने के लिए। ठीक है, उसने अपना मोटिवेशन लूज नहीं होने दिया। ऑप्शन बी और सी आई अंडरस्टैंड बहुत क्लोज ऑप्शन है, लेकिन तुम्हें समझना है कि उसने पूरी मेहनत इसलिए भी की थी ताकि उसका पर्सनल बेनिफिट भी हो, अपने लिए अपने एक बेटर प्रोस्थेटिक लेग वो बनाना चाहता था। इज दिस क्वेश्चन क्लियर? शैल वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था जितने वैरायटी ऑफ पैसेजेस से तुम डील करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हें क्लैट एग्जाम में डर कम लगेगा। कैसे भाई? जब तुम हर तरीके से फिलॉसफी के एक पैसेज से डील किए होगे, एक लीगल बेस्ड पैसेज से जो अपन का लॉ वाला क्वेश्चन था कि कैसे पुराने हेरिटेज वाली बिल्डिंग्स को अपन बचा रहे हैं, ये सारे जैसे अलग अलग फील्ड्स के अगर क्वेश्चन रहेंगे तो कैसे तुम्हें हेल्प होगी, वैसे ही अब ये अपन सीधे जा रहे हैं कहाँ? सोलर सिस्टम पे। ठीक है, अब ये बात क्या कर रहा है, आई होप सब रीड करके आए होंगे पैसेज। इसका क्रक्स समझो। ये पैसेज कहता है कि भाई मार्स के 2 मून्स हैं। ठीक है, या नेचुरल सैटेलाइट्स जिसे तुम कहते हो। ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट्स 2 हैं, उसमें से एक की बात कर रहा है। वो किसकी बात कर रहा है? फोबोस की। ठीक है, अब वो बात क्या कर रहा है? फोबोस धीरे धीरे स्पाइरल मूवमेंट कर रहा है, स्पाइरल एज इन कॉइल के रूप में। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल तुमने स्प्रिंग देखी होगी। ठीक है, जो फॉर एग्जाम्पल जो जेट पेन्स में भी आती है, तुमने उसके अंदर अगर कभी देखा होगा तो वो स्प्रिंग होती है। आई होप जो बहुत सारे साइंस के स्टूडेंट्स अगर यहाँ होंगे तो तुमने अपने फिजिक्स लैब में भी देखी होंगी स्प्रिंग्स वगैरह। ठीक है, अब तुम समझो, अगर उस स्प्रिंग के अराउंड तुम घूम रहे हो तो तुम कौन सी मूवमेंट कर रहे हो? स्पाइरल मूवमेंट। वही बात ये कर रहा है कि फोबोस स्पाइरल मूवमेंट कर रहा है मार्स के अराउंड। ठीक है, मार्स के अराउंड मूवमेंट करते करते वो क्या हो रहा है? वो उसके क्लोज आ रहा है, और जब बहुत क्लोज आ जाएगा तो क्या होगा? कोलिजन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑथर यही कह रहा है कि ये एक इनएविटेबल सोल्यूशन है, मतलब ये ऐसा होना ही है। ठीक है, कि स्पाइरल मूवमेंट करते करते फोबोस क्लोज आ जाएगा मार्स के और वो उससे कोलाइड कर जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, फिर उसके बाद वो बोलता है कि एक नई स्टडी जो आई है वो बताती है कि भाई कोलाइड तो होगा, उसके बाद जो फोबोस के अलग अलग पीसेस हो जाएंगे, जो छोटे छोटे पीसेस हो जाएंगे, वो एक सेकेंड लाइफ जनरेट करेंगे। सेकेंड लाइफ एज इन वो एक नए स्ट्रक्चर के फॉर्म में आएंगे। वो स्ट्रक्चर क्या होगा? वो स्ट्रक्चर होगा रिंग स्ट्रक्चर। रिंग स्ट्रक्चर समझना, हो सकता है जिनको एस्ट्रोनॉमी या स्पेस वाली चीजों में इंटरेस्ट नहीं हो, वो समझ नहीं आया हो पैसेज, तो समझना। सैटर्न देखा होगा। ठीक है, सैटर्न एक प्लैनेट है, सर्कुलर या स्फेरिकल प्लैनेट, उसके अराउंड रिंग है। ठीक है, याद करो बचपन में क्लासेस की होंगी, सोलर सिस्टम का फोटो देखा होगा, सैटर्न का फोटो देखा होगा, उसके अराउंड रिंग है। ठीक है,
सिमिलरली वही बात हो रही है, जो फोबोस के जो छोटे छोटे पीसेस हो जाएंगे वो रिंग फॉर्म में आ जाएंगे। अब आगे वो बात करता है ऑथर कि स्टडी कह रही है गैशियस प्लैनेट्स जो हैं, गैस जाइंट्स जो हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, उसके अराउंड तो ये रिंग्स का स्ट्रक्चर मिलता है, लेकिन अगर फोबोस कोलाइड होके रिंग स्ट्रक्चर बनाता है मार्स के पास, तो वो एक ऐसा पहला प्लैनेट होगा, क्योंकि मार्स अपन को पता है कैसा प्लैनेट है, गैशियस प्लैनेट नहीं है, रॉकी प्लैनेट है। ठीक है, इसीलिए अपन खोज कर रहे हैं ना कि क्या वहां लाइफ एग्जिस्ट कर पाएगी कि नहीं, मंगलयान वगैरह का जो अपन ने इन्वेंशन देखा है। ठीक है, मार्स क्योंकि रॉकी प्लैनेट है, तो वो मार्स पहला ऐसा प्लैनेट होगा जो जिसके अराउंड रिंग होगी। ठीक है, अब स्टडी के अनुसार ऑथर बताता है, बहुत मल्टीपल चीजें बता रहा है, अब इसको फटाक से समझना। अगर एक एक जो फिक्स्ड डिस्टेंस है फोबोस या पर्टिकुलरली किसी भी मून और प्लैनेट की, नेचुरल सैटेलाइट और उसके प्लैनेट के बीच जो एक डिस्टेंस है, अगर वो एक डिसेंट सी डिस्टेंस है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर बियॉन्ड इक्विलिब्रियम डिस्टेंस के वो मून एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो धीरे धीरे ड्रिफ्ट अवे होगा, दूर जाएगा प्लैनेट से। ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो उसी लाइन पे रहेगा। ठीक है ना, वो दूर जा रहा होगा ना अंदर आ रहा होगा। लेकिन अगर वो बहुत क्लोज है, ठीक है, अगर बहुत क्लोज है, तो क्या होगा, फोबोस जैसी सिचुएशन बनेगी, वो धीरे धीरे स्पाइरल मूवमेंट होते होते प्लैनेट के करीब आ जाएगा। ठीक है, 3 सिचुएशन ऑथर ने स्टडी के अनुसार बताई। अगर बहुत दूर है, इक्विलिब्रियम पोजीशन के बाहर है, जैसे अर्थ का जो मून है, अपना जो मून है, उसमें क्या है, एक सिचुएशन ये है कि वो धीरे धीरे उसका जो ऑर्बिट है वो 1.5 टाइम्स पर ईयर बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर है, तो वो धीरे धीरे अपने प्लैनेट से दूर जाता जा रहा है। ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता तो ना दूर जाता ना पास आता। फोबोस की क्या सिचुएशन है, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से अंदर था, तो वो रोटेट हो के फोबोस मार्स तक आ रहा है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इस पैसेज में? आई अंडरस्टैंड कि ऐसे ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जो एस्ट्रोनॉमी या स्पेस साइंस से रिलेटेड होते हैं, कभी कभी इंटरेस्टिंग नहीं लगते कुछ लोगों को, तो नहीं समझ आते हैं ऐसे पैसेज। क्या क्लियर है ये पैसेज? ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग is true, if true, strengthens the author's argument? ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पैसेज अब तो समझ आ गया होगा। पहला, रॉकी प्लैनेट्स कैन नॉट फॉर्म रिंग्स। ठीक है, अगर रॉकी प्लैनेट्स कैन नॉट फॉर्म रिंग्स, अगर ये बात है, तो भाई मार्स अपन को पता है रॉकी प्लैनेट है। स्टडी अपन को ऑलरेडी बता रही है कि फोबोस के टूटने के बाद जो रिंग स्ट्रक्चर बनता, जो रिंग स्ट्रक्चर फोबोस के पार्टिकल्स बनाएंगे, वो रॉकी प्लैनेट जो मार्स है उसके हिसाब से वो पहला ऐसा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, एकदम नेगेटिव बात कर रहा है, एकदम कॉन्ट्रोडिक्टरी बात कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए स्ट्रेट फॉरवर्डली तो मैं एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन बी, द कंडीशन ऑफ अर्थ इज सिमिलर टू मार्स। अब एक चीज समझना, इसका हिंट देखना कहाँ से मिल रहा है, तो ये देखना, यहाँ पे वो बात कर रहा है कि कैसे अपना मून 1.5 उससे दूर जाता जा रहा है। ठीक है, क्लियर है, 1.5 उससे दूर जाता जा रहा है, ये अपने अर्थ की बात कर रहा था। अब मार्स में इस वाली लाइन में बता रहा है कि अल्टीमेट कंडीशन फोबोस की जो है, अल्टीमेट कंडीशन जो फोबोस की है वो कैसी है, वो इनर उसमें आ रहा है, इक्विलिब्रियम से अंदर आ रहा है और मार्स से कोलाइड होने की स्ट्रक्चर है। तो भाई क्या मार्स और अर्थ का अपन कंडीशन सेम मान सकते हैं, या कोई ऐसा कोई इसके अलावा कोई और फैक्ट दिया है जिससे अपन ये चीज कंक्लूड करें, या जो स्ट्रेंथन कर रहा हो इस पॉइंट को? नहीं, तो ये पॉइंट भी कॉन्ट्रडिक्टरी है। द कंडीशन ऑफ अर्थ इज सिमिलर टू मार्स, ये कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट एक तरह से हो गया, तो अपन इसको भी क्या करेंगे, एलिमिनेट। ठीक है, मूविंग ऑन टू ऑप्शन डी,
मार्स विल नॉट बी काउंटेड एज अ प्लैनेट विद द रिंग। ठीक है भाई, अगर नहीं काउंट करना है तो वो स्टडी क्या बता रही है? स्टडी तो यही बता रही है ना कि अगर फोबोस कोलाइड कर भी गया तो उसके छोटे छोटे पीसेस रिंग बनाएगी। ठीक है, और फिर अपन यही कंसीडर करेंगे कि मार्स जो रॉकी प्लैनेट है उसके भी एक रिंग है। ठीक है, सिमिलर टू द सिचुएशन एज इन जुपिटर यूरेनस नेपच्यून एंड सैटर्न। ठीक है, तो ये भी बात एकदम नेगेटिव या कॉन्ट्रोडिक्टरी हो गई। ऑप्शन सी, फोबोस इज क्लोज इनफ टू कोलाइड विथ मार्स। यही बात तो ऑथर तब से समझाने की कोशिश कर रहा है। उसने रीजन तक दे दिया कि इक्विलिब्रियम पोजीशन के अगर अंदर है, बहुत क्लोज है, तो वो इनर सरफेस की तरफ मूव करने लगता है, मतलब प्लैनेट की ओर बढ़ता है। प्लैनेट से दूर नहीं जाता है, प्लैनेट की ओर बढ़ता है। और बढ़ रहा होगा तो वो कोलाइड करने की सिचुएशन तक आ सकता है। तो ऑप्शन सी अपन का क्या कर रहा है? स्ट्रेंथन कर रहा है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन भी अपन ने अच्छे से किया था। ये वाला क्वेश्चन, इसका क्रक्स एक शॉर्ट उसमें अपन दोबारा से रिकॉल करेंगे। क्या था उसका क्रक्स? कि भाई जिस तरह से फोटो एडिटर्स एक नेचुरल फोटो को एडिट कर देते हैं, उससे नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है व्यूअर्स में। ठीक है, खास करके ये बात किया है अमेरिका की। ठीक है, व्यूअर्स में कैसे नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है? वो इतना ज्यादा एडिट कर देते हैं कि एकदम अननेचुरल सी हो जाती है फोटो। ठीक है, फिर लोग क्या अज्यूम करते हैं कि भाई हमारी बॉडी, हमारा फेशियल स्ट्रक्चर, हमारा बॉडी टाइप या हमारा पूरा एंटायर लुक उन फोटोज या उन मॉडल्स की जैसे होना चाहिए। बल्कि जो जेंडाया जो मॉडलिस्ट थी, जो मॉडल थी, उसने भी क्या बोला था कि भाई जिस जिस लेवल पे फोटो एडिटर्स एडिट कर देते हैं फोटो, उतना फ्लॉलेस स्किन या उतना फ्लॉलेस बॉडी टाइप किसी का नहीं होता। लोग भले क्वेश्चन ऐसा करते हैं कि अब हमें इनकी तरह बनना है, लेकिन वो सारी एडिटेड फोटोज होती हैं। ठीक है, फिर ऑथर यही चीज पॉइंट आउट करता है कि भाई जो फोटोग्राफर्स हैं, जो फोटो एडिटर्स हैं, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लेनी पड़ेगी। ठीक है, एंड शुड एक्सेप्ट देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मैंने फैक्ट ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा है। ठीक है, कि उन्हें ये समझना होगा कि कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों पे, और जो बॉडी पॉजिटिविज्म है या सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो बात है, वो सारी चीजें लोग कैसे अपनाएं, उस बारे में ये चीज थी। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा तुम्हें। ठीक, ये वही वाला पुराना वाला पैसेज है, तो अपन इसमें ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। फोकस क्या है अपना? बॉडी पॉजिटिविज्म। जो चीज है उसको नेचुरल तरीके से रखो। बहुत ज्यादा एडिटिंग करना, इट्स नॉट गुड। ठीक है, यही चीज ऑथर समझाने की कोशिश कर रहा है। क्या करना है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू मोस्ट वीकन्स द आर्गुमेंट। ठीक है, अब जो चीज इसको कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगी, जो चीज ये बोलने की कोशिश करेगी कि एडिटेड पिक्चर्स बहुत अच्छी होती हैं एज कंपेयर टू नेचुरल पिक्चर्स, वो कॉन्ट्रडिक्टरी होगी या वो वीकनिंग स्टेटमेंट होगा। मूविंग ऑन टू ऑप्शन डी, एडिटर शुड कीप द नेचुरल एलिमेंट्स ऑफ पिक्चर्स इंटैक्ट। भाई ऑथर तो तब से यही समझा रहा है। ठीक है, वो अगर ये लाइन भी बोल रहा है कि फोटोग्राफर्स एंड फोटो एडिटर्स शुड एक्सेप्ट देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा है ना कि बहुत ही अननेसेसरी भाई तुम चेंजेस मत करो। ठीक है, नेचुरल चीजों को नेचुरल ही रहने दो। इसलिए एडिटर शुड कीप द नेचुरल एलिमेंट्स ऑफ पिक्चर्स इंटैक्ट। इंटैक्ट यानी जैसा है वैसे रहने दो। ठीक है, ऑप्शन डी ये अपन एलिमिनेट कर दिया। ऑप्शन सी, बॉडी शैमिंग शुड नेवर बी प्रैक्टिस्ड। जेंडाया का, ऑथर का पूरा जो फोकस था वो तो यही था ना कि बॉडी शामिल नहीं होनी चाहिए। मतलब किसी की भी बॉडी को लेके जजमेंट पास नहीं करना चाहिए। भाई जो जैसा है उसको उसको वैसे ही रहने दो। जबरदस्ती का उसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर मत लाओ। ठीक है, तो बॉडी शेमिंग कि अपन क्यों किसी की बॉडी को देखे कमेंट पास कर रहे हैं कि भाई देखो ये कितना कितना फैट इंसान है, या ये बहुत ही ज्यादा स्लूपी, बहुत थिन सा है, ऐसे कमेंट्स नहीं होने चाहिए। जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए। दिस इज पर्टिकुलरली व्हाट ऑथर एंड एज वेल एज Zendaya wanted to convey to us. So we'll eliminate this option क्योंकि ये तो strengthen कर रहा है। Option B, one should be proud of their body irrespective of what other things. Same चीज strengthen कर रहा है
कि जो जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करो। ऑप्शन ए, real pictures are sometimes not as pretty as the edited ones are. वीकन कर रहा है, किसको बढ़ावा दे रहा है? ये अननेचुरल या एडिटेड वर्जन्स को। जो फोटो एडिटर्स काम यही ना कर रहे थे कि भाई लिप स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, ठीक है, स्किन को एकदम फ्लॉलेस बना दिया, ठीक है, कि एकदम बटरी स्मूथ एडिट करके बना दिया। फॉर एग्जाम्पल जितने सारे ब्यूटी एप्स आते हैं, ठीक है, जो फिल्टर्स लगा देते हैं अपने चेहरे पे, ठीक है, वो भी यही क्या करते हैं, एडिट करते हैं फोटो को, ठीक है। डेफिनेटली अपन भी ये चीज रियल लाइफ में जानते हैं कि वो पिक्चर्स कभी कभी बेटर लगती हैं, लेकिन ऑथर तो क्या समझाने की कोशिश कर रहा था कि ऐसी पिक्चर को अपन को बढ़ावा नहीं देना है। और ऑप्शन ए क्या कर रहा है, वो उल्टी चीज बोल रहा है, वो यही बोल रहा है रियल पिक्चर्स आर समटाइम्स नॉट एज प्रिटी एज द एडिटेड वंस। क्लियर है, ऑप्शन ए सही आंसर है, ये वीकन कर रहा है। Shall we move on to next question? So, most easy passage as we already discussed it, कि कैसे केरल का जो सिस्टम था, जो उसने प्रोटोकॉल्स फॉलो किए थे किस टाइम पे, जब निपाह वायरस का आउटब्रेक हुआ था, जब उसने ये सारा जो जितने भी मेजर्स हैं, जो पॉजिटिव मेजर्स हैं जो उसने अप्लाई किए थे अपने स्टेट में, वो कितने ज्यादा इफेक्टिव थे, ठीक है, कितना यूज हुआ था, ठीक। इसीलिए ऑथर क्या सजेस्ट कर रहा है कि दूसरे स्टेट्स को भी केरल से कुछ सीखना चाहिए, ठीक है, कुछ समझना चाहिए कि कैसे हेल्थ केयर सिस्टम इम्पोर्टेंट होता है, हर चीज के कैसे निपा वायरस आउटब्रेक के टाइम केरल ने एक एफिशिएंट मॉडल प्रोड्यूस किया, एफिशिएंटली के निपा वायरस आउटब्रेक से डील किया, ठीक है, और इफेक्टिव मॉडल था, इसलिए दूसरे स्टेट को सीखना चाहिए, ये मेन पूरा क्रक्स था, ठीक है। फिर वो अलग अलग लेवल ऑथर बता रहा था कि कैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स का रोल होता है, कैसे पुलिस का रोल होता है, कैसे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स का रोल होता है, कैसे गवर्नमेंट ऑलरेडी लिंक्ड है कुछ मेडिकल हॉस्पिटल से, ताकि जैसे ही एयरपोर्ट से इंसान आए वैसे अगर कोई भी ऐसा सस्पेक्ट होता है इंसान, तो उसको डायरेक्टली हॉस्पिटल्स या हेल्थ केयर सेंटर भेज दिया जाए। ये सारी बातें की थी, किस लिए की थी, क्योंकि केरल एक एफिशिएंट मॉडल प्रोड्यूस किया था और निपाह वायरस से अच्छी तरह से डील करने में वो समर्थ था। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन, आई होप though it was a quite lengthier passage, but it's clear to you. Do let me know if this is becoming more complicated than a simpler one. I'll try to re-explain the passage. Which one of the following standards strengthens the author's argument? Sorry for the spelling. It strengthens the author's argument. ठीक है? Option 1. Healthcare system of Kerala is better than the other states. भाई अब एक चीज समझना, पहली लाइन पे ही ऑथर क्या कह रहा है, Kerala's response to the coronavirus has been so comprehensive and swift that other states have been asking it to share its protocols with them. कोई प्रोसेस अच्छी होगी या कोई सिस्टम अच्छा होगा, तभी तो दूसरे स्टेट्स भी मांग रहे हैं कि भाई हमसे भी शेयर कर लो वो सिस्टम, ताकि हम भी उस तरह से डील कर पाए, ठीक है, क्लियर है। तो हेल्थ केयर सिस्टम अपन को पूरे पैसेज से भी अपन को क्या समझ आया था, यही समझ आया था कि केरल का एक डिसेंट और एफिशिएंट हेल्थ केयर सिस्टम है। तो ऑप्शन 1 तो बहुत ही सीधे एकदम डायरेक्ट आंसर है कि हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ केरल इज बेटर देन द अदर स्टेट। ऑप्शन 2, केरल वाज सक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग द निपाह वायरस आउटब्रेक। अब अपन को ये लाइन सीधे मिल रही है पैसेज से, वो कहाँ पे मिल रही है, The state's battle against the Nipah virus was recognized as an example. भाई तुम किसी चीज को एग्जाम्पल के तौर पे, एक रोल मॉडल के तौर पे कब लोगे, अगर वो खुद सक्सेसफुल होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ साल पहले टीना डाबी ने यूपीएससी एग्जाम में AIR-1 होल्ड की थी, ठीक है, बहुत लोग उसको अपना रोल मॉडल मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि वो सक्सेसफुल थी, वो यूपीएससी क्लियर की थी, ठीक है, वो एक बहुत ही एफिशिएंट, बहुत ही एग्जाम्पलरी उसने रोल प्ले किया था सबके लाइफ में उस टाइम पे, या अभी भी करती है, ठीक है। जब यहाँ पे ऑथर क्लियरली बोल रहा है कि
जो केरल स्टेट का जो बैटल था, जिस तरह से निपा वायरस आउटब्रेक के खिलाफ केरल लड़ा था, वो एक एग्जाम्पल सेट किया था। ठीक है, मतलब अपन को कहीं ना कहीं पता है कि केरल वॉज सक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग द निपा वायरस आउटब्रेक। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही स्ट्रेंथन कर रहा है। तो इसका भी आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। इज दिस क्लियर टू यू? क्वेश्चन नंबर 8 पैसेज बहुत सिंपल है, ऑप्शंस थोड़ी सी घुमा के दिए हुए हैं। ठीक है, अब अपन को समझना है कि कैसे अपन डायरेक्ट लिंक बनाते हैं पैसेज से, फिर एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, शॉर्ट में समझना इस पैसेज को। ऑथर कह रहा है कि ट्रेडिशनली क्या हो रहा है, कैसी प्रोसेस फॉलो की जा रही है। जो स्कूल के इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टीज हैं, उनको कॉम्पेंसेशन दिया जा रहा है या उनको सैलरी एक तरह से पे की जा रही है। लेकिन वो सैलरी किस पे डिपेंडेंट हो रही है, किसके अकॉर्डिंग पे की जा रही है? जो जितना सीनियर उसकी सैलरी उतनी ज्यादा, इस बेसिस पे पे की जा रही है। ठीक है, लेकिन जो एजुकेशनल एक्सपर्ट्स हैं, अब वो उसकी उनकी बात करते हैं कि जो एजुकेशनल एक्सपर्ट्स हैं वो इस मेथड को क्रिटिसाइज करते हैं। वो बोलते हैं कि भाई जो सीनियर होते गए टीचर्स, वो कैसा मेथड फॉलो करने लगते हैं, वो बहुत ज्यादा लैकेडेसिकल हो जाते हैं, यानी कोई भी एंथुसियाज्म नहीं रह जाता है, क्योंकि उनको पता है भाई वो तो अब सीनियर हो गए, उनको कॉम्पेंसेशन मिलेगा ही अच्छा। ठीक है, तो वो अब उतना ज्यादा एंथुसियाज्म नहीं शो करते हैं, वो उतना ज्यादा एफर्ट नहीं लेते हैं। ठीक है, और उनमें कोई बढ़ने की ऐसे, ठीक है, अपने फील्ड में कुछ अच्छा करने की मोटिवेशन नहीं रह जाती है, विच इज क्लियरली सेड कि लैकेडेसिकल टीचिंग एंड रिड्यूसेस मोटिवेशन टू एक्सेल। ठीक है, एक्सेल यानी बढ़ना, लैकेडेसिकल यानी लैकिंग एंथुसियाज्म। ठीक है, क्लियर हो गया? इसलिए जो एक्सपर्ट्स हैं वो एक उसका ऑल्टरनेटिव व्यू प्रोवाइड करते हैं। वो क्या प्रोवाइड करते हैं? इसकी जगह कि सीनियरिटी बेसिस पे नहीं, आपको परफॉर्मेंस के बेसिस पे करना चाहिए, कि जिसकी जैसी परफॉर्मेंस उसको वैसा पे करो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि अगर कोई टीचर सीनियर है, ठीक है, भले 15 साल से पढ़ा रहा है, 20 साल से पढ़ा रहा है, लेकिन अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो उसको उतना पे मत करो। और हो सकता है कोई एक नया टीचर आया है और वो बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाल रहा है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही एक्सट्रीमली गुड है, तो उसको ज्यादा पे करो। इस यही जो एजुकेशनल एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है। ठीक है, अब अपन को इस क्वेश्चन में क्या ढूंढना है? ऐसा स्टेटमेंट या ऐसा आर्ग्यूमेंट जो एजुकेशनल एक्सपर्ट के आर्ग्यूमेंट को वीकन करे। एजुकेशनल एक्सपर्ट का आर्ग्यूमेंट दिमाग में बैठा लो, क्या है? कि परफॉर्मेंस बेस पे करो, ना कि सीनियरिटी बेस पे। ठीक है, क्विकली पुट आंसर्स। I'll again share the screen. Okay, great. Quickly put your answers in the chat box. अब देखो, पैसेज क्लियर है, बहुत इजी सा पैसेज है। आई डोंट डाउट कि अब यहाँ पे किसी को डाउट आ रहा होगा। अगर डाउट भी आ रहा है तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्लियर हो जाएगी धीरे धीरे चीजें। ठीक है, बहुत इजी है। अब ध्यान रखना किसके आर्ग्यूमेंट को वीक करना है, इसीलिए मैंने बोला है कि भाई पहले ही समझ लो कि क्वेश्चन स्टेम किस पे फोकस कर रहा है। ऑप्शन ए, some teachers express that financial compensation is not the only factor contributing to job satisfaction and teaching performance. अब यहाँ पे तुम समझना कि कुछ टीचर्स ऐसा कहते हैं कि भाई फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन सिर्फ इकलौता फैक्टर नहीं है जो जॉब सेटिस्फैक्शन या टीचिंग परफॉर्मेंस पे मैटर करता है। ठीक है, स्टेटमेंट ये तुम्हें क्लियर है, पर क्या ये एजुकेशनल एक्सपर्ट का स्टेटमेंट वीकन कर रहा है, उनका आर्ग्यूमेंट वीकन कर रहा है? नहीं, क्योंकि दो वो कह रहा है कि फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन इज नॉट द ओनली फैक्टर, बट इस सेंटेंस से अपन को क्लियर है इट इज वन ऑफ द फैक्टर्स, नॉट द ओनली फैक्टर। नॉट द ओनली फैक्टर, ये सिर्फ एक लौता फैक्टर नहीं है, लेकिन अपन को ये पता है कि एक फैक्टर तो है। ठीक है, तो भाई परफॉर्मेंस अगर फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन के हिसाब से मैटर कर रही है तो तुम उसको लिंक करो। ठीक है, आई होप ये ऑप्शन ए बहुत क्लियर है, बहुत सीधा सीधा। बस इसमें एक चीज समझना है कि जब स्टेटमेंट कह रहा है कि फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन इज नॉट द ओनली फैक्टर, तो इससे अपन को क्या डिड्यूस करना है, इससे अपन को क्या समझना है
कि तो भी फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन एक लिंक तो बैठ रहा है परफॉर्मेंस के साथ, तो ये वीकेंड तो नहीं कर रहा है। अपन को क्या वीकेंड करना है कि भाई सीनियोरिटी जैसी सीनियोरिटी के हिसाब से जैसे पे किए जा रहे हैं वैसे ही करने दो, ठीक है, ये अपन को प्रोड्यूस करना है, ठीक है, क्योंकि एजुकेशनल एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं कि जिस तरह से वो परफॉर्म करते हैं उसके बेसिस पे तुम पे करो। ऑप्शन ए अपन एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन बी, school districts will develop their own unique compensation structures that may differ greatly from those of other school districts। क्या बोल रहा है कि अलग अलग स्कूल के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, स्कूल के जो मतलब जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो अलग अलग सिस्टम डेवलप करें, उसके अकॉर्डिंग वो पे करें, ठीक है। बट एजुकेशनल सिस्टम जो एजुकेशनल एक्सपर्ट थे, क्या उनके आर्ग्यूमेंट को ये कोई कुछ भी इफेक्ट कर पा रहा है? नहीं। वो क्या कुछ ऐसा डायरेक्ट वो बोल रहा है कि भाई परफॉर्मेंस बेस पे मत करो, ठीक है, सीनियरिटी बेस पे जैसा है वैसे चलने दो, ऐसा कुछ भी बोल रहा है क्या? नहीं। उसने तो सिस्टम लाने की बात की है, लेकिन उसने डिनाई नहीं किया है कि वो सिस्टम में सीनियरिटी या परफॉर्मेंस के बेसिस पे अपन को बात करनी है कि नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन बी डायरेक्ट लिंक नहीं बना रहा या फिर डायरेक्ट डिनाई भी नहीं कर रहा, तो अपन ऑप्शन बी को भी एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन सी, upon leaving the teaching profession, many young effective teachers cite a lack of opportunity for more rapid financial advancement as a primary factor in the decision to change careers। ये क्या बोल रहा है कि जो नए यंग इफेक्टिव टीचर्स हैं उनको ऐसा फील होता है, बहुत ऑफन ऐसा फील होता है कि टीचिंग जॉब में फाइनेंशियल तरीके से बढ़ने की ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है, जिस कारण से वो अपना करियर चेंज कर रहे हैं, ठीक है। क्यों नहीं है? अब इसने बात की है मैनी यंग इफेक्टिव टीचर्स, अब इससे तुम ये तो समझ सकते हो कि वो सीनियरिटी के बेसिस पे बहुत ज्यादा सीनियर नहीं होंगे, ठीक है। अगर सीनियरिटी के बेसिस पे से इन्हें पैसे दिए जा रहे हैं, नए लोगों के टैलेंट या नए लोगों के एफर्ट्स और परफॉर्मेंस के बेस पे नहीं दिए जा रहे हैं, तो वो लीव करेंगे। और वही ऑप्शन तो सी कह रहा है, तो सी क्या कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, एक बेसिस बता रहा है कि भाई अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से आप नहीं देते हो तो करियर ऑप्शन चेंज करना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन सी सपोर्टिव स्टेटमेंट है rather than weakening statement, ठीक है। ऑप्शन डी, in school districts that have implemented pay for performance compensation structures, standardized test scores have dramatically increased। ये तो भाई स्ट्रेंथन कर रहा है कि जहां पे आप परफॉर्मेंस के बेसिस पे कॉम्पनसेशन देने लगोगे टीचर्स को, वहां जो टेस्ट स्कोर्स हैं बच्चों के वो ड्रामेटिकली इंक्रीज हुए, मतलब बहुत ज्यादा मार्जिन से इंक्रीज हुए हैं। तो ये तो सपोर्ट कर रहा है एजुकेशनल एक्सपर्ट्स को कि भाई परफॉर्मेंस के बेसिस पे तो टेस्ट स्कोर्स भी इंप्रूव होंगे, सपोर्ट कर रहा है। कैंसिल। ऑप्शन ई, अ मेरिट बेस्ड सिस्टम दैट बेसिस कॉम्पनसेशन ऑन टीचर परफॉर्मेंस रिड्यूसेस कोलैबोरेशन। भाई अब ये यहाँ पे नेगेटिव बात कर दिया कि जहां पे मेरिट बेस्ड कॉम्पनसेशन, समझ आ रहा होगा कि परफॉर्मेंस बेस्ड कॉम्पनसेशन की बात कर रहा है, जहां पे परफॉर्मेंस को देखते हुए कॉम्पनसेशन दिए जा रहे हैं, वहां पे कोलैबोरेशन ही नहीं हो रहा है, टीचर्स आपस में यूनाइट होके ही काम नहीं कर पा रहे हैं, या जो सिस्टम है स्कूल का उससे ही कोलैबोरेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वो जो पूरा इंटायर प्रोसेस होती है वो कैसी, वो रिड्यूस होती जा रही है, ठीक है। अच्छे से कोऑर्डिनेशन बैठ ही नहीं रहा है ना टीचर्स का बच्चों के साथ, या यहाँ पे क्योंकि एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है कि किसके कोलैबोरेशन की बात कर रहा है, तो तुम इसको बहुत सारी चीजों से कोलैब कर सकते हो, ठीक है, कि चाहे वो स्कूल से हो, स्कूल करिकुलम से हो, स्कूल के स्टूडेंट से हो, स्कूल के स्टाफ से हो, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहा है, वीकेंड कर रहा है। ऑप्शन ई बहुत क्लियरली वीकनिंग स्टेटमेंट है। इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू यू? एनी डाउट्स? वेल आई एम वेरी ग्लैड कि दो स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग के सेशन के बाद इतने अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है तुम लोग की कि सारे आंसर सही आ रहे हैं, ठीक है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्लैट में तुम्हारा फोकस बहुत ज्यादा है, वैसे ही प्रैक्टिस करते रहो। मूविंग ऑन टू सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन बहुत इजी है, ऑप्शन थोड़ी सी घुमा सकता है, बस समझना है कि क्या लिंक बना रहा है क्या लिंक नहीं बना रहा है। देखो ये बात करता है कि जुपिटर का जो मून है या नेचुरल सैटेलाइट है उसका नाम क्या है, यूरोपा। एक चीज समझ लो, ठीक है।
साइंटिस्ट्स को लगता है कि जो यूरोपा है, जो जुपिटर का मून है, वहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, लेकिन वहां पे एक अनमैन्ड साइंस मिशन भेजने की तैयारी थी, ठीक है, ताकि पता चल पाए कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं कि नहीं। अनमैन्ड साइंस मिशन यानी लोगों को नहीं भेजा जा रहा है, वहां पे मशीन्स या टेक्नोलॉजी भेजी जा रही है जिससे अपन थोड़ी सी डिटेक्टिफाई कर पाए कि वहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं कि नहीं, ठीक है। लेकिन अचानक से गवर्नमेंट ने रिसेंटली इसको कैंसिल आउट कर दिया, ये जो मिशन था उसको कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। कैंसिल आउट कर तो दिया, और इसकी जगह क्या किया, एक ऐसे प्रोजेक्ट पे अपनी फंडिंग लगा रहा है, एक ऐसे प्रोजेक्ट उसको रिप्लेस कर रहा है जो एस्ट्रोनॉट को मार्स पे भेज रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। यूरोपा में जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म सस्पेक्टेड थे कि हो सकते हैं, उस वाले मिशन को कैंसिल आउट करके गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक नया प्रोजेक्ट ला रही है जहां पे मार्स में वो एस्ट्रोनॉट्स को भेजेगी, क्लियर है, ठीक है। अब स्टेटिस्टिक्स यानी पोल्स ये बता रहे हैं कि जो पीपल है, जो पब्लिक है, जो आम जनता है, वो ज्यादा इंटरेस्ट लेती है किस पे, ऐसे टाइप के जो स्पेस ट्रैवल करा रहे हो, जो इंसानों को स्पेस में भेज रहे हो, रैदर देन कि कहीं पे एक नई लाइफ है कि नहीं ये पता करने में, ठीक है। किसको पीपल किसको चूज कर रही है, दो ऑप्शन है अपने पास, जुपिटर यूरोपा जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सस्पेक्टेड हैं जो हो सकते हैं, दूसरा मार्स जहां पे अपन इंसान को भेज रहे हैं। लोगों को क्या ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, मार्स, ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां लोग जा रहे हैं, एस्ट्रोनॉट्स जा रहे हैं, तो उनको ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। ये क्या बता रहे हैं, ये स्टेटिस्टिक्स बता रहे हैं। अब क्रिटिक्स जो होते हैं, ठीक है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो क्या बता रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की जो डिसीजन होती है ना, वो इस बात पे ज्यादा बेस कर जाती है जो पॉपुलर हो। पीपल क्या चाह रहे थे, मार्स पे लोग को जाते हुए देखना वो ज्यादा इंटरेस्टिंग था, इसलिए गवर्नमेंट की जो डिसीजन थी वो भी इसी पे बेस हो गई, इसलिए उन्होंने जुपिटर और यूरोपा वाला पॉइंट उन्होंने स्क्रैप कर दिया और क्या किया, उन्होंने मार्स मिशन को आगे बढ़ाया, ठीक है। Any doubt? I could see a no in the chat box. Any doubt? क्लियर है, बहुत इजी सा पैसेज है। अब क्वेश्चन स्टेम ध्यान से देखना। क्वेश्चन स्टेम कह रहा है which of the following, just a second, if true, would most strengthen a contention by the government that the new project is better use of its fund. अपन को क्या चीज को मॉडिफाई करना है, क्या चीज को सपोर्ट करना है, क्या चीज को स्ट्रेंथन करना है, कि कैसे गवर्नमेंट का जो डिसीजन है, गवर्नमेंट जो ये आर्ग्यूमेंट दे रही है कि भाई हम मार्स मिशन को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, मार्स मिशन पे ही पैसे लगाएंगे, ठीक है, जो इस पॉइंट को, इस न्यू प्रोजेक्ट को सपोर्ट करे कि कैसे न्यू प्रोजेक्ट ज्यादा बेटर यूज है फंड्स का, ये बताए, उसको अपन को मार्क करना है। अब एक चीज देखना, क्वेश्चन स्टेम क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्लैट पे ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई गेस 2018 में ही जो क्वेश्चन आया था क्रिटिकल रीजनिंग का, आई एम नॉट श्योर विच ईयर, प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन मुझे ऐसा दिखा है जिसमें यही चीज हुआ है, क्वेश्चन स्टेम से अपन को आंसर पता चल रहा था, ठीक है। क्वेश्चन स्टेम में एक चीज देखना, गवर्नमेंट दैट द न्यू प्रोजेक्ट इज बेटर यूज ऑफ फंड्स, कंपैरिजन है, ठीक है, कंपैरिजन पूछा है कि मार्स वाला मिशन कैसे बेटर फंडिंग को सपोर्ट कर रहा है एज कंपेयर्ड टू यूरोपा का मिशन, ठीक है। ध्यान रखना, बेटर यूज ऑफ इट्स फंड, हर चीज फोकस करनी है, पैसेज भी, क्वेश्चन स्टेम भी, ऑप्शंस तो डेफिनेटली, ठीक है। क्विकली आंसर्स, ऑप्शन ए, in the first year of the project, the government will spend 30% of its total budget on developing a space shuttle, then can travel to Mars. That figure is expected to drop 0% after 5 years. क्या बता रहा है कि भाई पहले टोटल बजट का 30% वो स्पेंड करेंगी, गवर्नमेंट स्पेंड करेगी और उससे स्पेस शटल बनाएगी, और 5 साल बाद वो जो फंडिंग है वो 0%, मतलब 0% ही स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक बार तो स्पेस शटल बन जाएगा, उसके बाद वो मार्स पे जा सकते हैं। क्या ये तुम्हें ये बता रहा है कि कैसे ये बेटर है यूरोपा वाले मिशन से? हो सकता है यूरोपा में 20% और बाद में 0% की लागत लग रही हो, ठीक है,
कुछ भी ऐसा क्लियर नहीं कर रहा है। इसीलिए मैंने बोला कि फोकस करना है कि कैसे कंपेयर करके आंसर्स निकालने हैं। तो ऑप्शन ए सीधे एलिमिनेट कर दो। ठीक है, अपन को बहुत ही ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि 30% से 0% पे ला रहा है। ये एक तरह से ट्रैप है। तुमको समझना है कि कैसे एग्जामिनर एक जाल बुना हुआ है कि तुम ये देखोगे कि 30% से 0% फंडिंग में चेंज हुआ है, रिड्यूस हुई है फंडिंग। ठीक है, तो कैसे एक बेटर यूज ऑफ फंड्स है ये। लेकिन क्या ये पता चला कि यूरोपा वाला जो मिशन है वो कैसे इफेक्टिव नहीं था। ठीक है, तो ए ऑप्शन है वो अपन एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, the government cannot be absolutely certain of the chances for success of either project। क्या कुछ भी ऐसा बता रहा है कि सर्टेन कितना है सक्सेस? ना यूरोपा की सक्सेस की बात कर रहा है पैसेज में, ना मार्स की सक्सेस की बात कर रहा है। तो अपन ऐसा ऑप्शन क्यों लिंक करें जो सक्सेस पे बेस ही नहीं हो रहा है? भाई अपन को फंडिंग के हिसाब से देखना है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट दोनों की फंडिंग के बारे में श्योर नहीं है या दोनों की सक्सेस के बारे में श्योर नहीं है, तो अपन ये कैसे सपोर्ट करेंगे कि गवर्नमेंट का मार्स मिशन में जो फंडिंग दे रहा है वो सही है? ठीक है, अपन को तो ये पॉइंट पे फोकस करना है कि कैसे जो गवर्नमेंट है वो मार्स मिशन पे फंडिंग लगा रही है वो सही है। इस पे तो क्या बोल रहा है कि भाई दोनों का सक्सेस का नहीं पता। भाई दोनों का नहीं पता तो स्ट्रेंथन तो हो ही नहीं रही है ना बात। ऑप्शन बी एलिमिनेट। ऑप्शन सी, some scientists are convinced that a mission to Europa would add immeasurably to our understanding of the universe। ये गवर्नमेंट को नहीं सपोर्ट कर रही है, ये यूरोपा मिशन को सपोर्ट कर रही है। बहुत क्लियर होगा ये, तो आई डोंट थिंक इसमें बहुत ज्यादा एम्फेसिस डालने की जरूरत है। यूरोपा को सपोर्ट करिए, अपन को किसको सपोर्ट करना है? मार्स मिशन को बेटर प्रूव करना है, क्योंकि अपन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सपोर्ट कर रहे हैं? गवर्नमेंट के। कैंसिल आउट ऑप्शन डी। A new telescope that has just become available to scientists promises to yield more information than the planned mission to Europa was designed to provide। अब ये सोचो, गवर्नमेंट अपनी फंडिंग लगा रही है मार्स मिशन में। ठीक है, बहुत लोगों को ऑप्शन ई लग रहा था, वो मैं समझा दूंगी ऑप्शन ई क्यों नहीं है। ऑप्शन डी समझना क्यों है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फोकस। गवर्नमेंट मार्स मिशन में पैसे लगा रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये स्टेटमेंट कह रहा है एक ऐसे टेलीस्कोप का इन्वेंशन हो चुका है जो ज्यादा ज्यादा बेटर एक इंफॉर्मेशन अपन के पास लाएगी। कहाँ की? यूरोपा की। ज्यादा बेटर इंफॉर्मेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की टर्म्स में डेफिनेटली अपन वही बात कर रहे हैं। ज्यादा बेटर इंफॉर्मेशन लेके आएगी यूरोपा के बारे में। ऐसा टेलीस्कोप का इन्वेंशन हो चुका है, ये साइंटिस्ट प्रॉमिस कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर ऐसा टेलीस्कोप ऑलरेडी आ चुका है तो अपन जो मिशन पे जा रहे थे, यूरोपा वाले जो मिशन था, उस पे अपन फंडिंग क्यों दे? तब तो गवर्नमेंट जस्टिफाइड है मार्स पे पैसे लगाने के लिए, क्योंकि अपन जो चीज वहां जाके पता करेंगे, यूरोपा में जाके सॉरी जो टेक्नोलॉजी भेज के पता करेंगे, जो मिशन कंप्लीट करके पता करेंगे, वो चीज तो यही बैठे बैठे हमें टेलीस्कोप से पता चल रही है। तो वो जो फंडिंग बची वो अपन मार्स में गवर्नमेंट लगा रही है, तो क्लियर है, जस्टिफाइड है। अपन को गवर्नमेंट का कंटेंशन कि गवर्नमेंट कैसे मार्स के लिए ज्यादा फोकस्ड है, कैसे अपनी फंडिंग मार्स पे लगा रही है, उस चीज को अपन को बात करनी थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी। ओके, Ishita says there is nothing that is given about telescope in the passage। Ishita, to be clear, we are not discussing assumption, strengthening, weakening में remember the first class। अपन ने पहले ही बताया है कि एक्स्ट्रा बाहर की नॉलेज अपन पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपन को सीधे इस क्वेश्चन पे ये चीज भी फोकस करो, फॉलोइंग इफ ट्रू, अपन बाहर की ऐसे इंफॉर्मेशन लेके आते हैं जो अगर सही हुई तो गवर्नमेंट का जो बेटर यूज ऑफ फंड्स का तरीका है मार्स पे लगा के, उसको स्ट्रेंथन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक अपन को यूरोपा में पैसे ना लगाने के लिए एक रीजन दे दिया गया, एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट क्या हुई? जस्टिफाइड हुई कि कैसे मार्स मिशन में फंडिंग लगाना एक बेटर ऑप्शन है एक वायबल ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है बेटा? ऑप्शन डी क्यों सही है? ओके, ठीक है, आई होप यू गॉट द
सॉल्यूशन कि यहाँ पे जब ये वाले क्वेश्चंस होते हैं ना कि इफ ट्रू वाले, तो जो बाहर की जो इन्फॉर्मेशन आती है ना, अपन उससे भी लिंक करने की कोशिश करने लगते हैं। अजम्पशन में भाई बाहर की कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपन को लेके नहीं आनी होती है, क्योंकि अपन को हिडन इंटेंशन पता करना होता है, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग में तो अपन बाहर की चीजें लाके स्ट्रेंथन वीकन कर सकते हैं। ऑप्शन ई, most people feel that a shuttle to Mars is the next logical step in the development of a system that will allow humans to travel even further in the solar system. बहुत लोगों का ये आंसर था। आई अंडरस्टैंड कि पहली नजर पे ऐसा लगता है, लेकिन क्या ये चीज वो बता रहा है कि यूरोपा से कैसे बेटर ऑप्शन है? नहीं। ऑप्शन डी आपको एक ऑल्टरनेटिव यूरोपा का बता दिया है, इसलिए अपन को लग रहा है कि ठीक है मार्स वाला मिशन अब जस्टिफाइड है। यूरोपा का ऑल्टरनेटिव आया, जो पैसे उसमें लग रहे थे वो अब अपन मार्स में लगा रहे हैं, तो ये जस्टिफाइड हो गया, ठीक है। ऑप्शन ई बता रहा है कैसे कि मार्स पे अगर पैसे लगाते हैं तो आगे के लिए भी काम आएगा, लेकिन भाई यूरोपा मिशन का क्या, उसकी नीड्स को कौन केटर करेगा? अपन को वो भी तो ध्यान रखना है कि अचानक से गवर्नमेंट ने वहां के पैसे निकाल दिए, मार्स में लगा दिए, तो उसका क्या, वो क्या रीजन था, ठीक है। इज इट क्लियर? आई थिंक दिस क्वेश्चन बिकेम क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि ऑप्शन डी और ई मैंने पहले बताया था, इसलिए कि बहुत लिंक्ड ऑप्शंस मिलेंगे। इज इट क्लियर? Any doubts for this question? Question 6th and question 4th will be your homework. These are slightly easy questions. इसके आंसर नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन सी, और क्वेश्चन नंबर 4th का ऑप्शन करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। 4th का आंसर है ए, 6th का आंसर है सी, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, क्लियर? ये तुम्हें करके लाना है। मैंने इसका आंसर बता दिया है, मैंने इसका सॉल्यूशन नहीं बताया है, इसलिए नहीं बताया है। अब तुम्हें ये थोड़ी सी ऐसे हर चीज को मिलाते हुए क्वेश्चन है कि अब तुम्हें खुद से रीजन जस्टिफाई करने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर अपन के पास करेक्ट आंसर होता है तो अपन उसको जस्टिफाई करने की कोशिश तो करते हैं, ठीक है। अब इसको तुम जस्टिफाई करने की कोशिश करना दोनों क्वेश्चन को, कि कैसे ऑप्शन सी 6th में और ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 4th में सही है, ठीक है। फिर अगर रीजन ना समझ आए तो अपन उसको डाउट सेशंस में क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? होमवर्क चलेगा? ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5th। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्विकली इसको अपन सॉल्व करेंगे। आई होप रीड करके आए हो, ठीक है। क्वेश्चन स्टेम क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू would most weaken the conclusion above? Great. Again, I could see the correct answers. Very glad to see that. ठीक है, समझना क्या कह रहा है पैसेज। एक सर्वे हुआ, कहाँ पे? जो फेरी पैसेंजर्स थे, फेरी यानी क्या होता है भाई, जो बोट्स होती हैं, जो शिप्स होती हैं, ठीक है। फ्राइट्स भी कहते हैं, जो फ्राइट्स होती हैं जो जिसमें अपन लगेज, सॉरी, जो लोड्स कैरी करती है। फेरी जिसमें पैसेंजर्स भी कैरी होते हैं इधर से उधर, ठीक है, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट। नॉर्थ सी में जो फेरी पैसेंजर्स थे उनके बीच एक सर्वे किया गया। सी सिकनेस पता होगा, जो भी लोग अभी तक सी में गए होंगे उनको पता होगा कि बहुत ही अनईजी फील होता है, कभी कभी बहुत लोगों को फील होता है, बहुतों को नहीं। गई आपको अनईजी फील होने लगता है, ठीक है, मोशन सिकनेस होने लगती है, वैसे ही सी सिकनेस होती है। तो आई थिंक कनेक्शन इज अनस्टेबल। एज सून एज यू आर नॉट एबल टू हियर और सी, जस्ट डू लेट मी नो, ठीक है। अब यहाँ पे एक सर्वे हुआ, सर्वे में क्या पता चल रहा है? कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने एंटी सी सिकनेस मेडिकेशन लेके रखा था, ठीक है। कुछ ऐसे लोग थे, उस फेरी पैसेंजर ऐसे थे जिन्होंने एंटी सी सिकनेस मेडिकेशन नहीं लिया था, क्लियर है। अब क्या पता चल रहा है कि जिन्होंने एंटी सी सिकनेस मेडिकेशन लिया था उनमें ज्यादा सिम्टम्स रिपोर्ट हुए हैं एज कंपेयर टू जिन्होंने मेडिकेशन नहीं लिया था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई भी एक मेडिसिन ली, ठीक है, मेरे बगल वाले इंसान ने वो मेडिसिन नहीं ली, ठीक है। अब मैंने मेडिसिन ली थी तो मुझे वो सिम्टम्स नहीं शो होने चाहिए थे, लेकिन एज कंपेयर टू मेरे बगल वाले इंसान मुझे वो सिम्टम्स ज्यादा शो हो रहे हैं। ये सर्वे में पता चल रहा है। इससे ऑथर क्या कंक्लूड कर रहा है? इट इज क्लियर देन कि भले ही जो ड्रग कंपनीज हैं जो मेडिसिन बनाती हैं
वो क्लिनिकल टेस्ट में यही बोलती हैं कि आप सी सिकनेस की मेडिकेशन ले लोगे तो आपको ऐसा अनईजीनेस फील नहीं होगी, आपको ऐसे सिम्टम्स नहीं शो होंगे। लेकिन उसका कॉन्ट्ररी होता है, पीपल जो एंटी सी सिकनेस मेडिकेशन नहीं लेते हैं वो ज्यादा बेटर कंडीशन में होते हैं। ठीक है, ये कंक्लूजन ऑथर ने दे दिया है। क्या करना है? वीकेंड करना है। पैसेज क्लियर है कि नहीं, समझ आ गया है? ओके ग्रेट। क्विकली सॉल्विंग ऑल दी ऑप्शंस। Given rough enough weather, most ferry passengers will have some symptoms of seasickness. ऑथर किस पे फोकस कर रहा है? ऑथर ये बोल रहा है कि भाई एंटी सी सिकनेस मेडिकेशन जो नहीं लेते हैं वो बेटर पोजीशन पे है। अब यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो ये बोल रहा है कि रफ वेदर होता है जिसके कारण मोस्ट ऑफ द पैसेंजर को सिम्टम्स होंगे ही। अपन को कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्टरी बात नहीं कह रहा है ऑथर के आर्गुमेंट की, तो इसको अपन डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन बी, द क्लिनिकल टेस्ट्स रिपोर्टेड बाय द ड्रग कंपनीज वेर कंडक्टेड बाय द ड्रग कंपनीज स्टाफ। ठीक है, सिर्फ स्टाफ मेंबर्स का जो से क्लिनिकल टेस्ट हुए और उनका रिजल्ट ही आया था। ठीक है, बट क्या ये कहीं से भी कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है? क्या ये ऐसा कह रहा है कि भाई ड्रग स्टाफ का हुआ था और ड्रग स्टाफ जो थे वो उल्टा ऐसा शो किए थे सिम्टम्स, या ऐसा कुछ भी ऑथर के आर्ग्यूमेंट से ये लिंक कर पा रहा है क्या? नहीं। ठीक है, क्लियर है? ऑप्शन बी अपन एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन सी, people who do not take anti-seasickness medications are just as likely to respond to a survey on seasickness as people who do. ऑप्शन क्या कह रहा है? भाई जो एंटी सी सिकनेस मेडिकेशन लिए हैं या जो नहीं लिए हैं, दोनों के रिजल्ट सेम होने वाले हैं। ठीक है, लेकिन ऑथर क्या कह रहा है कि पीपल जो एंटी सी सिकनेस का मेडिकेशन नहीं लिए होते वो बेटर कंडीशन में होते हैं। अब अपन को एक तरह से प्रूव क्या करना है कि जिन्होंने एंटी सी सिकनेस मेडिकेशन ली है वो बेटर है, लेकिन ये तो दोनों को सेम लेवल पे ले आया, तो ऑप्शन सी एलिमिनेट। ऑप्शन ई ध्यान देना, people who have spent money on anti-seasickness medication are less likely to admit symptoms of seasickness than those who have not. ठीक है, अब ये क्या बात कर रहा है कि भाई वो मनी के टर्म्स में ले आया कि जिन्होंने मनी उसमें लगाया है, जिन्होंने मेडिसिन खरीदने में पैसे लगाए हैं, वो अपने सिम्टम्स एडमिट नहीं करेंगे। ठीक है, वो बहुत कम लाइकली है कि वो अपने सिम्टम्स एडमिट करें और सही रिजल्ट बताएं। क्या ये बात भी निगेट कर पा रही है ऑथर के आर्ग्यूमेंट की को कि एंटी सी सिकनेस मेडिकेशन जो लेते हैं वो बेटर कंडीशन में होते हैं? नहीं। ठीक है, डायरेक्ट लिंक नहीं हो रहा है क्योंकि ये मनी के टर्म्स में ले आया है। ऑप्शन डी जो करेक्ट आंसर है, द सी सिकनेस सिम्टम्स ऑफ द पीपल who took anti-sea sickness medication would have been more severe had they not taken the medication. ठीक है, अगर मेडिकेशन नहीं लेते ऐसे लोग तो उनकी सिचुएशन और सिवियर हो जाती, मतलब मेडिसिन लेने के बाद वो बेटर पोजीशन पे है। ठीक है, तो एक तरह से ये मेडिसिन को सपोर्ट कर दिया और ऑथर का आर्ग्यूमेंट निगेट हो गया। ऑथर का आर्ग्यूमेंट क्या था कि मेडिसिन लेने से सिचुएशन बिगड़ती है, जबकि यहाँ ऑप्शन डी अपन को क्या समझा दिया कि मेडिसिन अगर नहीं लिए होते ना तब तो और बेकार हो जाती सिचुएशन, इससे बेटर है कि वो मेडिसिन लेके आए हैं। Is it clear why option D is the best option which weakens the author's argument? D जो है वो क्या कहता है, जो फेमस बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स हैं वो फंडिंग देते हैं किसके लिए? उन लोगों के लिए जो यूएस प्रेसिडेंटशिप के लिए खड़े होते हैं, उनके कैंपेन के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर डोनाल्ड ट्रंप खड़ा हो रहा है तो वहां जो यूएस के फेमस बिजनेस टाइकून्स हैं वो फंडिंग दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन के लिए। ये बात पहली बार में की गई है। ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत कम बिजनेसमैन हैं जो खुद से जाके प्रेसिडेंट के लिए कंटेस्ट करें। फंडिंग दे रहे हैं प्रेसिडेंट इलेक्शंस के लिए, लेकिन क्या खुद कंटेस्ट कर रहे हैं? नहीं। ठीक है, अगेन आई गॉट द परफेक्ट आंसर। ठीक है, अब अगला जो फैक्ट है या अगला जो एविडेंस है वो बता रहा है कि हिस्ट्री में देखा गया है, पूरी हिस्ट्री अपन यही देखते आए हैं कि जो एक वास्ट मेजॉरिटी जो पीपल जो प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए जो कंटेस्ट करते हैं वो कौन होते हैं?
जो लॉयर्स होते हैं, या फुल टाइम पॉलिटिशियंस होते हैं, या मिलिट्री लीडर्स होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, बिजनेस वाले नहीं होते यूजुअली। अब क्या बता रहा है, इसका एक रीजन दे रहा है। इसका एक रीजन ये है कि जो क्वालिटीज बिजनेसमैन को सक्सेसफुल बनाने में जरूरत पड़ती है, वो क्वालिटी सेम नहीं होती एक इंसान को पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल बनाने के लिए। ठीक है, अलग अलग क्वालिटीज के बारे में बात कर दी। क्या बोला कि बिजनेस में एक तरह से एक छत्रराज होता है। ठीक है, एक छत्रराज होता है कि भाई एक सुप्रीम पावर में आप हो, ये बिजनेसमैन वाले हैं, बिजनेस वाली बात है। पॉलिटिक्स में आपको क्या करना होता है, कॉम्प्रोमाइज करने होते हैं, आपको पावर शेयर करनी पड़ती है कि अगर बहुत सारे मल्टीपल पॉलिटिशियंस हैं तो आपको पावर बांटनी पड़ेगी, डेफिनेटली बांटनी पड़ेगी। आप पूरी पावर आप लेके थोड़ी ना चल सकते हो, आपको अपने मिनिस्टर्स में बांटनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल पीएम मोदी पूरी तरह से डिफेंस भी, फाइनेंस भी, और लीगल मैटर्स भी, हर कुछ, हेल्थ केयर भी वही थोड़ी ना डील कर सकते हैं, उनको मिनिस्टर्स में अपनी पावर बांटनी पड़ेगी। ठीक है, वो बात किया गया। बिजनेस में सोल अथॉरिटी हो सकता है। Which of the following, if true, most seriously weakens the proposed explanation? Focus. Question stem किसको oppose करने की बात कर रहा है? Proposed explanation of why business executives do not run for president. Proposed reason क्या है? क्योंकि बिजनेस में सुप्रीम पावर मिल जाती है और पॉलिटिक्स में पावर शेयर करनी पड़ती है। क्विकली आंसर्स पे जाएंगे, ऑप्शंस पे जाएंगे। ऑप्शन ए, many of the most active presidential fundraisers and backroom strategists are themselves politicians. अब ये क्या बात कर रहा है? Okay, great. Correct answers are coming. Glad to see that कि strengthening, weakening अब तुम्हारा strengthen हो चुका है। प्रेसिडेंट के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो फंड रेजर्स हैं वो ऑलरेडी खुद पॉलिटिशियंस हैं। ठीक है, लेकिन क्या ये रीजन को वीकन किया? नहीं, क्वेश्चन स्टेम के हिसाब से ये लिंक नहीं हो रहा, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट। ऑप्शन सी, some of the skills needed to become a successful lawyer are different from some of those needed to become a successful military leader. मिलिट्री लीडर और लॉयर्स की बात कर दिया, हमें बात किसी करनी थी, बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस की। ठीक है, या तो बिजनेसमैन और मिलिट्री लीडर्स जो पॉलिटिक्स में जा रहे हैं उनकी बात कर लेता, लेकिन बिजनेस वालों को थोड़ी तो कंसीडर करता, नहीं किया। ठीक है, और मोर ओवर प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन ये नहीं है। ऑप्शन डी, some former presidents have engaged in business ventures after leaving office. अब ये क्या कर रहा है, जो पुराने प्रेसिडेंट थे वो आगे जाके बिजनेस में गए हैं। अपन को ये तो पैसेज अपन का कहीं से बात ही नहीं कर रहा है। ठीक है, पैसेज अपन का अगर एक बार ये भी बोला होता है ना कि बिजनेसमैन वापस से प्रेसिडेंट इलेक्शन में आए हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं, तो ये फैक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट करता, वो भी प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन को नहीं करता लेकिन फैक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट करता। ऑप्शन डी इसलिए नेगेट हो गया। ऑप्शन ई, some hierarchically structured companies have been major financial support of candidates for president. यही तो बात कर रहा है ना ऑथर ने क्या बोला, जो बिजनेस टाइकून्स हैं वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, यही चीज तो एक तरह से ये भी बोल रहा है। ऑप्शन बी अपना सही आंसर है, वो कहता है मिलिट्री लीडर्स आर जनरली no more comfortable with compromises and power sharing than our business executives. ध्यान देना, पॉलिटिक्स में कौन जा रहा है, प्रेसिडेंट इलेक्शन में किसके ज्यादा जाने के चांसेस हैं? मिलिट्री लीडर्स, लॉयर्स, और ये जो एग्जांपल दिया है उसने। ठीक है, बिजनेस में ये दो ग्रुप है, बिजनेस और पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में क्या इंक्लूड हो रहा है, मिलिट्री लीडर्स। ठीक है, एक सबसेट है मिलिट्री लीडर्स। अब ये क्या बोल रहा है कि जो मिलिट्री लीडर्स हैं जो पॉलिटिक्स में जाना चाहते थे, अब वो भी कंफर्टेबल नहीं है पावर शेयरिंग में। ठीक है, उन किसके कंपैरिजन में, बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स। बिजनेस एग्जीक्यूटिव ज्यादा कंफर्टेबल हो रहे हैं पावर शेयरिंग में, जबकि बात क्या की गई थी, बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स क्यों नहीं जा रहे थे, क्योंकि वो सुप्रीम पावर मेंटेन करना चाह रहे थे और पॉलिटिक्स में पावर शेयर करना पड़ रहा था। बात क्या हो गई यहाँ, मिलिट्री लीडर्स आर जनरली नो मोर कंफर्टेबल विद कॉम्प्रोमाइजेस विद पावर शेयरिंग देन आर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स। अब बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स पावर शेयरिंग के लिए तैयार हैं और मिलिट्री लीडर्स जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते थे, जो अपन को फैक्ट से पता चला था, अब वो पावर शेयरिंग के लिए ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वो ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है।
ऑप्शन बी, सीधे वीकेंड कर दिया। किसको? प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन को। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू पीपल? Any doubts? So question number 8 from sheet 6, question number 4th, 6th and 1st and 2nd from sheet 7, treat it as your homework. फर्स्ट और सेकंड का आंसर नोट कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ये वेलिटानियाज सैलरी पॉलिटिशियंस और इन सब की बात कर रहा है। उस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ई। और जो सेकंड क्वेश्चन है जो पॉलिसी एडवाइजर के बारे में बात कर रहा है उसका आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है? सबके आंसर्स क्लियर हो गए? 1, 2, 4, 6 और क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम शीट 6। ये तुम्हारे 5 क्वेश्चन की तुम्हारे होमवर्क है। आंसर पता है, सॉल्यूशन तुम्हें सोचना है। सॉल्यूशन सोचोगे तो तुम्हें ये रियलाइज हो जाएगा कि कैसे अब तुम्हें अप्रोच करना है कोई भी क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन नंबर 8 पर्टिकुलरली उस शीट का और इसमें 4 और 6 में डाउट होता है तो मुझे क्लियर करना, मैं दोबारा से इसको समझा दूंगी कि कैसे इसे सॉल्व करना है। सो आई थिंक अब कोई डाउट नहीं है। इज इट क्लियर? एनी डाउट्स? ओके, सो आई थिंक वी आर गुड टू गो। नेक्स्ट सेशन we'll be taking conclusion, inference और must be true वाले क्वेश्चंस। ये 3 अलग सेट हैं बट इसका अप्रोच सेम होती है, इसलिए अपन इसको साथ में कंक्लूड करेंगे ताकि ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपन प्रैक्टिस कर पाए 3 टाइप के, प्लस इसको अपन जल्दी एक मेजर टॉपिक कवर कर पाए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट बी ट्रू, कंक्लूजन, ये सारे, तो इसको मिक्स मत करना। ठीक है, आई कैन सी कि क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर नहीं है, तो जिसको जिसको ये डाउट है 4th, 6th, 1st, 2nd और 8th सारे क्वेश्चंस एक बार कोशिश कर लो, नहीं होते तो दोबारा से हम प्रैक्टिस कर लेंगे इसको। ठीक है, फिर से अप्रोच करो, शायद आज की क्लास के बाद फिर से समझ आ जाए। उसके बाद आई एम देयर कि फिर से अपन ये डिस्कस कर लेंगे। नो इशू। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू क्लास।